Hello dear student, this is the paper which is held at 21/11/2020। तो इसका सोल्यूशन हमें देखना है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेड लेवल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको दिया है -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्टेट में है, ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है। तो इसमें बच्चों हमें ध्यान रखना है कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है। टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, या 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को अगर आप इसको लिखते हैं तो ये हमने आपको बताया है क्लास में, क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 3.4 इंटू जेड स्क्वायर, 1.51 इंटू जेड स्क्वायर, -0.85 इंटू जेड स्क्वायर। तो ये अगर ये इनिशियल वैल्यू बच्चों याद होता है तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द, ठीक है, पेपर। तो इसमें आपको दिया है कि पोटेंशियल, अब देखो ये टोटल एनर्जी का है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डबल है, ठीक है। तो ये है -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसमें बोला है कि तो इज इक्वल टू आप लिखोगे 2 इंटू -13.6, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है तो 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। तो n की वैल्यू अगर बच्चों यहां से आप निकालोगे, जैसे यहां से देखो ये 1.51 का डबल, देखो ये 3.02 आ रहा है कि नहीं, है ना, 1.51 का डबल ये है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 3 आ रही है, ठीक है। अब यहां से भी इसको कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, थर्ड स्टेट में है ना, ये क्या है, थर्ड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट कौन है, जैसे आप इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, है ना, ये है फर्स्ट एक्साइटेड है, ये क्लियर। और ये क्या है, ये सेकंड एक्साइटेड है। तो आपसे पूछा है कि वो किस एक्साइटेड स्टेट में है। ये n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है। n = 3 तो आया, बट पूछा है कि इन विच एक्साइटेड स्टेट दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, आंसर इसका होगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज ट्रू। तो बच्चों हाइड्रोजन एटम क्वेश्चन नंबर 2 है ना। हाइड्रोजन एटम की मिनिमम वैल्यू कितना है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 है। तो अगर हमें इसे इन्फिनिटी पे लेके जाना है तो कितना एनर्जी देना होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड किया, ठीक है। तो दिस एनर्जी इज मोर देन आयनेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है, माइनस आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आयनाइजेशन कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, और उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो किस में चली जाएगी, आयनाइजेशन में, सॉरी काइनेटिक में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज नॉट अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या करेक्ट नहीं है, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, यानी कि ग्राउंड स्टेट से इधर जाएंगे, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। ये -13.6 है,
3.4 है, 1.51 है, ये जो वैल्यू है ये क्या हो रहा है, ये मोस्ट नेगेटिव है, इस वजह से ये वैल्यू मिनिमम है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, E1 लेस देन E2 लेस देन E3 है ना, लेस देन En। तो हायर स्टेट की एनर्जी क्या होती है बच्चों, हायर होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें जो ऑप्शन दिया है E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए है ना, ये रीजन करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट है। एज वी मूव, ठीक है ना, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट एनर्जी इंक्रीज, तभी तो हम उसे हायर स्टेट बोलते हैं, तभी तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एटम हैज एक्स एनर्जी लेवल ना, एक्स एनर्जी लेवल है, जैसे मान लेते हैं बच्चों ये है 1 2 3 4 ना, ऐसे ऐसे आप गए एक्स ना, तो मान लेते हैं अभी हम एक फॉर टाइमिंग ले लेते हैं, मान लो 5 पे है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मान लेते हैं ये 5 इज इक्वल टू एक्स है ना, इसको आप देख लो। तो जब ये ट्रांजिशन करेगा तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ क्या आएगा, लाइन से दे सकता है, ठीक है। तो सारे कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 5 से 1 है ना, 5 to 1, ये टोटल कितना आएगा पहले, तो 5 to 1 में आपको क्या करना होगा, जैसे 5 से पहले वो कहां पे जाएगा, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो 5 to 1 आप लोगे, 4 to 1 लोगे, ठीक है, फिर 3 to 1 लेंगे, उसके बाद 2 to 1। इसमें देखो बच्चों कितने आ रहे हैं, है ना, टोटल लाइंस कितनी आ रही है, 5 - 1, 4 लाइन आ रही है ना, 4 लाइन ये। उसी तरह अगर वो 5th स्टेट पे है ना, 4th स्टेट पे है, तब क्या लिखोगे, 4 से 1, 3 से 1, ठीक है, 2 से 1, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ लाइन होगा उसको आपको देखना है कि कितनी लाइंस वो दे सकता है, तो सभी लाइंस को हमें क्या करना होगा, सम करना होगा, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं इसके अंदर कितनी लाइंस आएंगी, 3 लाइंस आ जाएंगी, है ना, इसके अंदर क्या आएगा, 3 लाइंस आएगा, ऐसे टोटल वो जो लाइंस देगा, ठीक है, वो 3 आ जाएगा। तो कुल मिला करके जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर 5th है, जैसे x है तो xth 2, ठीक है, 1, x माइनस 1th 2 1 है ना, x माइनस 2th 2 1 है ना। अगर आप टोटल, अगर ये लाइंस को अगर आप अलग अलग इंडिविजुअल आप सम करेंगे, है ना, टोटल लाइंस को अगर आप अलग अलग इंडिविजुअल अगर आप सम करेंगे तो फाइनली यही आएगा, है ना, अप टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिखते हो 1 + 2 + 3 प्लस अप टू क्या लिखते हैं, x माइनस, ठीक है। तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, n इंटू n - 1/2 है ना, सम ऑफ n - 1 नेचुरल नंबर, ये क्या आएगा, सम ऑफ n - 1 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या लिखते हो आप, n इंटू n - 1/2। अगर n नेचुरल नंबर होता तो क्या लिखते थे, n इंटू n + 1/2, इसी वजह से ये वैल्यू आता है, ठीक है। तो आप ये लिखोगे 1 + 2 + 3 अप टू x - 1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म फ्रॉम s and p ऑर्बिटल कैन कंट्रीब्यूट टू, s and p ऑर्बिटल है ना, ये अगर मिलेंगे, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म फ्रॉम s and p ऑर्बिटल, इसमें बच्चों अगर ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल होते हैं, और जो डायरेक्शनल होता है वो सिर्फ क्या बनता है, वो एलॉन्ग एक्सिस होते हैं ना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायरेक्शनल और एलॉन्ग एक्सिस होते हैं, एलॉन्ग एक्सिस, और देयरफॉर ये हमेशा क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता।
पाई बॉन्ड क्या बनाता है? प्योर ऑर्बिटल, प्योर पी और डी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल ये साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड, दे नेवर फॉर्म, सॉरी, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दे नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय प्योर पी और प्योर डी, है ना। पाई बॉन्ड एस ऑर्बिटल भी नहीं फॉर्म करता है। तो पाई बॉन्ड सिर्फ प्योर पी और प्योर डी बनाएगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। एस ऑर्बिटल भी कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वही कार्बन एटम होगा जिसमें परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो sp, sp2, sp3, ठीक है। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे परसेंट ऑफ एस क्या है? मैक्सिमम है। परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर अगर मैक्सिमम होता है तो इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो ऑर्बिटल जो होगा न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा और इस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन अ चेंज फ्रॉम PCl3 टू PCl5, है ना। 7th में अगर आप PCl3 से PCl5 जाते हो तो हाइब्रिडेशन यहाँ पे निकाल दोगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर, है ना। तो सिग्मा की वैल्यू 3 है, लोन पेयर की वैल्यू 1 है, तो 4 है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। आप PCl3 का स्ट्रक्चर बना सकते हो ऐसे। फॉस्फोरस के पास कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्डिंग में चले गए, बाकी 2 बच गए, 1 लोन पेयर। सिग्मा की वैल्यू 3 है, ठीक है। PCl5 में, है ना, 5 बॉन्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, सारे बॉन्ड, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। तो सिग्मा की वैल्यू 5 है, तो हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d। लोन पेयर यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट है द हाइब्रिड स्टेट ऑफ बोरॉन इन Bf4 माइनस। तो Bf4 माइनस में टोटल आप सिग्मा देख लो, ठीक है। तो वहाँ पे कितना है? 4 है ना। ये जो Bf4 माइनस है यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 4 है। लोन पेयर बोरॉन के पास क्या है? 0, है ना। ये ऐसे होता है, ऐसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से ये बनाता है, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू 4 है, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग आइडेंटिकल ज्योमेट्री, ठीक है। तो 9 में आइडेंटिकल ज्योमेट्री, ठीक है, उसी का होगा, आइडेंटिकल ज्योमेट्री उसी का होगा जिसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो? सेम हो। हाइब्रिडेशन क्या हो? सेम, और लोन पेयर भी क्या हो? सेम, तभी उनकी ज्योमेट्री या जो शेप होगा वो आइडेंटिकल आएगा। तो अगर हम लोग CCl4 देखें और CH4 देखेंगे तो यहाँ भी sp3 आने वाला है, यहाँ भी sp3 आने वाला है। कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अगर लोन पेयर की वैल्यू सेम है, हाइब्रिडेशन भी सेम है, तो उनकी ओवरऑल ज्योमेट्री या शेप क्या आएगा? सेम आएगा। नेक्स्ट है सेकेंड IP ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मैक्सिमम। तो लिथियम की सेकेंड आयोनेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या मिल जाएगा? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या मिलेगा? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा लिथियम, बिकॉज 1s2 एंड 2s1 एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पे ये 1s2 ये हीलियम बन जाएगा। इसकी आयोनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? मैक्सिमम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है विच हैज द लोएस्ट आयोनेशन एनर्जी, है ना। तो यहाँ दिया है 3d2, 4s1, 3p3, क्लियर, और 2p6। तो विच है द लोएस्ट आयोनेशन एनर्जी। तो लोएस्ट आयोनेशन एनर्जी किसका होगा? है ना, जिसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? मिनिमम होगा, है ना। साइज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इन सब में आप देखोगे ये 4s1, ठीक है, इसकी साइज सबसे ज़्यादा है, तो आयोनेशन एनर्जी इसकी क्या होगी? सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है द एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनि पॉजिटिव आयन, है ना। जैसे आप A गोज टू A+ करते हो, ये आपका आयोनेशन एनर्जी 1 होगा, और A+ टू A2+ करते हो, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पे, है ना, फर्दर एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे तो ये क्या होगा? आयोनेशन एनर्जी 2 होगा। तो इसी की बात कर रही है। तो अगर आप यूनि पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो वैल्यू क्या होगी? सेकेंड आयोनेशन एनर्जी होगी। अगर आप न्यूट्रल एटम से निकालोगे पहला इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होगा? फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी होगा। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 13 है, among the following element whose electronic configuration is given below, the one having the highest आयनिक एनर्जी is, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन है, बाकी को अगर आप देखोगे तो सी में है 3s2 और 3p3, यह हाफ फील्ड है, ठीक है, हाफ फील्ड है, और इसका जेड इफेक्टिव क्या है, मैक्सिमम है, ये पीरियड में सबसे ज़्यादा इसी का एटॉमिक नंबर है, तो हाफ फील्ड है, ठीक है, और जेड इफेक्टिव मैक्सिमम, बाकी जैसे हैं, ठीक है, ये 3p5 है, सॉरी है ना, ये 3p5 है, तो ये हाफ फील्ड नहीं है ना, बेसिकली इसका जेड इफेक्टिव क्या है बच्चों, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम, ठीक है, जेड इफेक्टिव मैक्सिमम है ना, जैसे ये बेसिकली किसका है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बाकी यहाँ पे नियॉन है, तो जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर लेफ्ट राइट जाने से एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जो आयनिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। आयनिक एनर्जी में कुछ जगहों पे चेंजेज आता है क्योंकि वहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है, तो जहाँ भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे नाइट्रोजन फैमिली में होगा या सेकेंड ग्रुप में होता है, तो इनकी जो आयनिक एनर्जी होती है अपने लेफ्ट वाले अपने राइट वाले ग्रुप से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयनिक एनर्जी इज, ठीक है, अभी आपको हमने बात किया है ना, तो ये जैसे है मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और सोडियम, ठीक है ना, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो आयनिक एनर्जी क्या हुआ, बढ़ा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो अगेन ये वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि ये 3s2 है, ये फुल फील्ड है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो ज़्यादा हो, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सिलिकॉन का होगा, ग्रेटर देन मैग्नीशियम होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, उसके बाद सोडियम होगा, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द फैमिलीज इज, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बच्चों, हैलोजन की होती है ना, क्योंकि इनका जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इनका क्या होता है, नोबल गैस मिलता है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, हैलोजन का होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का होगा, नाइट्रोजन वालों का नहीं होगा, कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या होता है, दे एक्वायर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एसोसिएटेड विद कॉन्फ़िगरेशन, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी में है ना, क्योंकि 2s2 2p2 है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये जो है 2p2, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी इन सब में, इन सभी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 17 है, एडिंग इलेक्ट्रॉन अ न्यूट्रल गैसेज एटम यूजुअली लीड्स टू, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, अगर वो नॉन मेटल है, इसमें क्या होता है, ये एक्सो होता है, लेकिन ये कई बार एंडो भी हो सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, बेरिलियम हो गया, लेकिन अगर यूजुअल बात करेंगे तो इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। और एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो है ना, यहाँ पे जो भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इट रिक्वायर्स 40 ml ऑफ 0.5 m सीरियम प्लस 2 टाइट्रेट 10 ml ऑफ 1 m SN+2 to SN+4, what is the oxidation state of cerium in the reduction product? देखो तो यहाँ पे है Cerium+4 प्लस SN+2 गोज टू SN+4 प्लस सीरियम, हमें नहीं पता है, मान लेते हैं X प्लस में गया, क्लियर, ये +4 में है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इस वाले में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा, इसका जो n फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 4 माइनस x। तो Cerium+4 का आपको दिया है 40 ml 0.5 m, 40 ml 0.5 m दिया है, और इसका आपको दिया हुआ है 10 ml 1 m, ठीक है। तो एट इक्विवेलेंट पॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट ऑफ Cerium+4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ SN+2,
ये क्या लिखते हैं हम लोग, n फैक्टर इंटू मोल, यहाँ भी क्या लिखेंगे, n फैक्टर इंटू तो n फैक्टर मोल की जगह मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ भी n फैक्टर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। n फैक्टर इसका कितना है 4 माइनस एक्स, मोलरिटी कितना है 0.5, वॉल्यूम है 40 ml, उधर भी हम ml में ले लेंगे। n फैक्टर इसका कितना होगा +2 से +4 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, मोलरिटी है 1 इंटू 10 ml, तो ml से ml सब कैंसिल हो गया, 10 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी +3। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू +3। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा है अ सैंपल ऑफ 2.5 मोल N2H4 लूजेज 25 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 2.5 मोल N2H4, ठीक है, N2H4 लूजेस, ठीक है, और 25 मोल, क्लियर। तो ये देखो 2.5 मोल ने 25, तो 1 मोल ने कितना लूज किया होगा आप निकाल सकते हो, है ना, कितना आएगा 10 मोल, क्लियर। अब देखो N2H4 गोज टू, ये कोई कंपाउंड X है ना, जहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कुछ मान लो आप N+ मान लो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन का कितना होगा बोलो, -4 आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो 2 नाइट्रोजन है तो -4 है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन का कितना होगा, है ना, +2n लिखेंगे हम, क्योंकि एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितना माना है n, ठीक है। तो चेंज कितने का होगा, चेंज कितना होगा 2n + 4, है ना, ये लॉस हो रहा है ना, लॉस, ठीक है। तो क्या लिखोगे 2n माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू 10, है ना, तो 2n इज इक्वल टू 6 होगा, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा +, यानी कि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2OH 2-, ठीक है, H2OH 2-। तो इसका आप स्ट्रक्चर अगर आप बना लोगे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर इसका नहीं बनाएंगे तो आपको दूसरे तरीके से जाना होगा। तो यहाँ पे सल्फर जो है वो +6 में है, सिंपल। अच्छा, अगर हम इसको x मान के लिखेंगे 2x + 8 - 2 इज इक्वल टू -2, इसका मतलब क्या लिखोगे x इज इक्वल टू +7 आया, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में कितना होता है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर 6 से ज़्यादा हो गया इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, क्लियर। तो उसके लिए आपको इसी पे जाना पड़ेगा, परऑक्सी लिंकेज कम से कम होना चाहिए, तो बीच में O बनाएंगे। तो x की वैल्यू आंसर आएगी +6, दिस इज, है ना। टोटल 6 बॉन्ड है और हर बॉन्ड क्या है, सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, इस वजह से सभी बॉन्ड को तोड़ने पे हर एक सल्फर पे +6 यूनिट ऑफ चार्ज आएगा। नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर टाइप में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 3rd to 4th बोहर ऑर्बिट, ठीक है, 3rd to 4th बोहर ऑर्बिट। ठीक है, तो 3rd to 4th
आपको देखना है, ये वैल्यू आपको हमने बताया है, ठीक है। कितना होता है -13.6 जेड स्क्वायर माइनस 3.4 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1.51 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 0.85 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका फोर्थ ऑर्बिट, ये है आपका थर्ड ऑर्बिट, यहाँ से यहाँ तक की ये एनर्जी होगी, ठीक है। जो डेल्टा ई आप निकालोगे, क्या लिखोगे, E3 E4 माइनस E3, ठीक है। तो यह आएगा 1.51 माइनस 0.85 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। ये कितना है 0.66 आ जाएगा इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। और जेड की वैल्यू आपको दिया कितना 5, ठीक है। तो 0.66 इंटू 25 करोगे तो यह आएगा आपका 16.5 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेम इसी में आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 भी, ठीक है। अ फोटोन ऑफ एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 0.34, ठीक है। ये डिफरेंस कितना होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डिफरेंस होता है 12.09, ये डिफरेंस होता है, ठीक है 12.75। तो अगर ये डिफरेंस आपको मालूम था बच्चों तो आपको डायरेक्ट आ गया। तो n इज इक्वल टू 4 में गया है ना, n इज इक्वल टू 4, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एन हाइड्रोजन एटम आयनेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो यही आपका क्या है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ, ये जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, ठीक है 3.4 माइनस 1.51 कितना आएगा 2.55। क्वेश्चन नंबर 24 है, द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज विल बी, ठीक है। तो 24 में है रेशियो ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन, तो ध्यान देखना है। तो लाइमन सीरीज कहाँ से मिलेगा 2 से 1, ये मिनिमम एनर्जी का होगा, है ना। तो ये मिनिमम एनर्जी हुआ, इसलिए यही क्या होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होगा, क्लियर। और उसी तरह से ये बामर का फर्स्ट लाइन जो होगा ये भी क्या होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी का होगा, ठीक है। तो न्यू बार हम लोग लिखते हैं 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो ये जो वेव नंबर है वो फ्रीक्वेंसी है ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ से आप लिखोगे न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू 1 स्क्वायर 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा 3/4 आर, तो ये लाइमन का आ गया। उसी तरह न्यू बार ऑफ बामर, ये क्या लिखोगे आर इंटू 1 स्क्वायर 1 बाई क्लियर 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, ठीक है। दिया जाएगा 5/36 आर। तो इनका रेशियो आप ले लो, ठीक है। तो न्यू बार एल अपॉन न्यू बार बामर इज इक्वल टू 3/4 आर इंटू 36/5 आर, ठीक है। ये आएगा 27/5 यानी कि 5.4, ठीक है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम 6th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट इन मल्टी स्टेप, द टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस विदाउट बामर सीरीज विल बी, ठीक है। तो 6 से लेकर के 2nd तक जाना है जिसमें बामर लाइंस को एक्सक्लूड करना है, क्लियर। बामर लाइंस को एक्सक्लूड, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले तो आप देखोगे 6 से 2 टोटल कितने लाइंस हैं, क्या होता है n2 माइनस n1, फॉर्मूला हम जानते हैं n1 प्लस 1/2, ये टोटल लाइंस है, ठीक है। ये क्या आएगा 6 माइनस 2
6 माइनस 2 प्लस 1/2, इसको देखोगे तो 10 आ जाएगा। तो 6 से 2 का ये जो टोटल ट्रांजिशन होगा, टोटल रेडिएशन होगा, उसमें कितना होगा, 10 लाइन्स होगी। अब इन 10 लाइन्स में से जो बामर लाइन्स है वो हटा देनी है ना। तो बामर लाइन्स कौन कौन सी होंगी, 6 से 2 का होगा, 5 से 2 का होगा, ठीक है, 4 से 2 का होगा और 3 से 2 का होगा। ये सारी विजिबल है, बामर लाइन्स है। तो टोटल लाइन्स विदाउट बामर क्या लिखोगे, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो कीप डूइंग, थैंक यू।